नेक्स्ट हम लोग ने देखो कल कौन कौन से देखे थे, जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर, दादरा एंड नगर हवेली। आज हम लोग बात करेंगे गोवा क्या था? पोर्तुगीज का कैपिटल था। नाउ लुक इन द टेक्स्ट बुक। द मूवमेंट ऑफ लिबरेटिंग Goa from the Portuguese rule had begun during pre-independence time only. In 1928, underline it, in 1928, Goa Congress Committee was founded in Mumbai. Dr. T.B. Kunha was the president of this committee. In 1929, Goa Congress Committee became an integral branch of Indian National Congress. Now listen. सबसे पहले तो ये किसका कैपिटल था? पोर्तुगीज से अभी चल रही है ना थोड़ी अनबन, इंडिपेंडेंस मिली है तो जो जो एरियाज में पोर्तुगीज हैं उस एरियाज से वहाँ के लोकल पीपल क्या बोल रहे हैं कि जिस तरह ब्रिटिशर्स हमको छोड़कर गए हैं आप लोग भी अब चले जाओ। और पोर्तुगीज क्या कर रहे थे? नहीं जा रहे थे। तो उसके अगेंस्ट फिर उन लोग थोड़ा वॉयलेंट हो गए थे। इंडियंस जो थे वो लोग थोड़ा वॉयलेंट हो गए। देखो उसके बाद क्या हुआ 1928 में गोवा कांग्रेस, ये देखो इंडिपेंडेंस के पहले का टाइम है। गोवा की जब बात कर रहे हैं हम लोग इंडिपेंडेंस के पहले की बात है। 1928 में क्या फाउंड आउट हुई? गोवा की ऑफिशियल पार्टी कौन सी थी? तो गोवा कांग्रेस कमेटी। और इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट थे डॉक्टर टी.बी. कुन्हा। उनकी फोटो भी दी हुई है, देख लो। इन 1929 देखो जिस ईयर में ये कांग्रेस कमेटी फाउंड आउट हुई वो 1928 था। और जस्ट उसके नेक्स्ट ईयर क्या हुआ 1929 में, डेट सारी याद रखनी है आप लोग को। 1929 में गोवा कांग्रेस कमेटी बिकेम एन इंटीग्रल ब्रांच ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। गोवा कांग्रेस कमेटी क्या बन गई? इंडियन नेशनल कांग्रेस का इंटीग्रल पार्ट बन गई, उसके एक ब्रांच बन गई। जैसे आईएनसी जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये ऑफिशियली इंडिया की सबसे बड़ी पार्टी थी, इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही थी इंटरनेशनल लेवल पर। पूरी वर्ल्ड में कहीं पर भी इंडिया को अभी यही पार्टी रिप्रेजेंट कर रही थी। तो इसकी एक ब्रांच बोलते हैं, शाख जिसको बोलते हैं, इसकी एक ब्रांच थी क्या? गोवा कांग्रेस कमेटी। ठीक है, जो भी इसके अंदर हो रहा है वो आईएनसी से सब जुड़ा हुआ रहेगा। इन लोग जो भी डिसीजन लेंगे, कोई ड्राफ्ट है कुछ भी हो रहा है तो उसके लिए आईएनसी का डिसीजन यहाँ पर लिया जा रहा था। अपने से ये लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। आईएनसी की ये ब्रांच बन गई। देन इन 1939, अंडरलाइन अभी रोकना नहीं है, करते जाओ। इन 1939 पोस्टर्स विथ क्विट गोवा स्लोगन्स वर पोस्टेड ऑल ओवर गोवा। स्टॉप हियर। अब क्या हुआ 1939 में? कब हुआ 1939? मतलब ये इसके 10 साल बाद की बात है। ठीक है, इतने साल मूवमेंट चला, सब हुआ। देन 1939 में क्विट गोवा मतलब गोवा छोड़ो, क्विट गोवा इसका स्लोगन दिया गया। जैसे क्विट इंडिया, इंडिया छोड़ो, क्विट गोवा, गोवा छोड़ दो। तो ये गोवा के, अभी हम लोग गोवा के बारे में पढ़े तो यहाँ पर स्लोगन किस चीज़ का मिला? क्विट गोवा का। तो क्विट गोवा का स्लोगन दिया गया, ये पार्टी के अंडर में था। इसी पार्टी, यही पार्टी अभी गोवा के लिए गोवा को रिप्रेजेंट कर रही है ना, गोवा से लड़ रही है, तो इसके लिए इन लोगों के थ्रू ये स्लोगन दिया गया। फ्रांसिस मैस्टेनहस, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड गोवा फ्रंट, अनफर्ल्ड द इंडियन फ्लैग इन गोवा। एक नाम है यहाँ, क्या है? इन्होंने क्या किया? गोवा में इंडियन फ्लैग को अनफ्लर्ड किया। कोई बताएगा इसका क्या मतलब होता है? लहराना। मतलब देखो जब हम लोग देखते हैं फ्लैग होस्टिंग होती है 26 जनवरी या 15 अगस्त पर, तो फ्लैग ऐसे देखो पहले एकदम टाइट ऐसे बंधा हुआ रहता है, फिर जो ट्रस्ट वगैरह कोई भी गेस्ट ऑफ ऑनर होते हैं वो आते हैं और वो रस्सी ऐसे खींचते हैं तो फ्लैग खुल जाता है, फिर उसमें से फूल वूल गिरता है, वो लहराता है। तो वो जो टाइट बंधा रहता है उससे खोलना, उसी को बोला जाता है अनफर्ल। तो क्या हुआ, फ्रांसिस मैस्करेनस ने क्या किया, ये प्रेसिडेंट ऑफ क्या थे, यूनाइटेड गोवा के प्रेसिडेंट थे, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
वो लिखा गोवा ने बट पढ़ा जाएगा गोवा। तो यूनाइटेड गोवा के ये प्रेसिडेंट थे। इन्होंने जो है गोवा में इंडिया का जो फ्लैग था, फ्लैग को अनफर्ड किया, मतलब उसे लहराया वहाँ पर। ये एक्चुअली सिंबल था, उन्होंने ये शो करना चाहा कि गोवा जो है वो इंडिया का स्टेट है, इस पर कोई और रूल नहीं कर सकता। इन 1946, अंडरलाइन इट नाउ, इन 1946 अंडर द लीडरशिप ऑफ डॉक्टर राम मनोहर लोहिया द मूवमेंट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस वॉज लॉन्च इन गोवा। कौन है डॉक्टर? इनके उसमें क्या हुआ, इनके लीडरशिप में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या था? जो पोर्तुगीज थे वो जो भी सिविलियंस को प्रॉब्लम कर रहे थे, उनके लैंग्वेज रीजन जो भी लेकर, तो उसके अगेंस्ट में जो सिविलियंस खड़े हुए थे कि आप ये जगह छोड़ो और इंडिया को मतलब रूल करने दो यहाँ पर, तो उसके अगेंस्ट में जो लोग खड़े हुए थे वही था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, वहाँ के कॉमन पीपल जिसके अगेंस्ट में खड़े हो गए थे। डॉक्टर लोहिया वॉज अरेस्टेड एंड वॉज डिपोर्टेड फ्रॉम गोवा। डॉक्टर लोहिया को क्या किया गया? अरेस्ट किया गया और गोवा से बाहर भेज दिया गया। मतलब पोर्तुगीज ने अरेस्ट किया तो गोवा में अरेस्ट किए और लेकर कहाँ गए? पुर्तगाल। ऑफकोर्स वो पोर्तुगीज़ है ना, तो पुर्तगाल ले जाएंगे, उनको इंडिया में तो रख नहीं सकते, प्रॉब्लम हो जाएगी। कॉमन पीपल इतना मूवमेंट कर रहे, वायलेंस इतना है, तो उन्हीं लोग को प्रॉब्लम होगी, तो इसके लिए उनको वहाँ से डिपोर्ट कर दिया गया लोग। डॉक्टर टी.बी. कुन्हा, पुरुषोत्तम कोड़कर, डॉक्टर राम हेगड़े, डॉक्टर पी.पी. शिरोडकर एंड गोपाल मायकर वर अरेस्टेड फॉर पार्टिसिपेटिंग इन सत्याग्रह एट मड़गांव। मड़गांव का एरिया था, यहाँ के सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने के लिए जितने नाम है ना, इन सबको अरेस्ट किया गया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने मड़गांव की जो सत्याग्रह थी उसमें पार्टिसिपेट किया था। देन डॉक्टर कुन्हा वॉज इम्प्रिजन फॉर 8 years। डॉक्टर कुन्हा को कितने साल के लिए इम्प्रिजन किया गया? 8 साल के लिए जेल हो गई। ही वॉज सेंट टू अ प्रिजन इन पुर्तगाल। इनको भी कहाँ ले जाया गया? पुर्तगाल ले गए। 8 साल की सज़ा हुई और वो भी गोवा में नहीं, कहाँ लेकर गए? अरेस्ट करके पुर्तगाल में, वहाँ पर सज़ा हुई। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, अब 8 साल की सज़ा हो गई है। 8 साल की सज़ा काटने के बाद जब डॉक्टर कुन्हा इंडिया वापस आए, ही स्टार्टेड पब्लिशिंग 2 न्यूज़पेपर्स, नेमली आज़ाद गोवा एंड स्वतंत्र गोवा। ओके, जब 8 साल की सज़ा हो गई, 8 साल बाद जब डॉक्टर कुन्हा वापस इंडिया आए, तो अब इंडिया में तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि इंडिया तो उन्हीं की कंट्री है। तो यहाँ आकर उन्होंने 2 न्यूज़पेपर स्टार्ट किए। दोनों न्यूज़पेपर के नाम क्या थे? नाम याद रखना। आफ्टर इंडियाज इंडिपेंडेंस द मूवमेंट फॉर लिबरेटिंग गोवा टुक रूट्स इन महाराष्ट्र। अब क्या हुआ? इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद, इंडिया को इंडिपेंडेंस कब मिली? 1947। क्या हुआ? गोवा को, अभी गोवा आज़ाद तो हुआ नहीं है क्योंकि गोवा एक्चुअल में किसका कंट्रोल था गोवा पर? पोर्तुगीज का। और अभी इंडिया से तो ब्रिटिशर्स गए हैं ना, पोर्तुगीज तो अभी बाकी हैं। तो क्या हुआ कि इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलने के बाद गोवा के जो इंडिपेंडेंस है, गोवा को इंडिपेंडेंस देने के लिए जो फाउंडेशन बना, मतलब कि गोवा को इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए, तो वो फाउंडेशन कहाँ बना? महाराष्ट्र में। क्योंकि उस टाइम पर ये ऐसा थोड़ी डिवाइडेड था इंडिया जैसे अभी है। अभी जैसे महाराष्ट्र अलग, गोवा अलग हम लोग को दिखाई देता है, बट उस टाइम तो ये सब महाराष्ट्र में ही आ जाता था। ऐसे कोई पर्टिकुलर स्टेट नहीं थी बाकायदा कि हाँ इतना हिस्सा ही गोवा का है बाकी और नहीं। महाराष्ट्र में भी, और महाराष्ट्र से गोवा एकदम जुड़ा हुआ है ना, एकदम छोटा सा है गोवा और उससे एकदम जुड़ा हुआ है महाराष्ट्र से। अगर मैप देखो तो वहाँ पर है, बट अभी दूर है, दिखाई नहीं देगा। तो क्या हुआ कि गोवा के इंडिपेंडेंस के लिए जो मूवमेंट्स स्टार्ट हुए वो कहाँ से स्टार्ट हुए? बेस महाराष्ट्र में बना। इन 1954, अंडरलाइन इट, इन 1954 द गोवा विमोचन सहायक समिति, अगेन एक ऑर्गेनाइजेशन है, वॉज फाउंडेड एट पुणे। पुणे कहाँ है? महाराष्ट्र में। केशवराव जेठे, एन.जी. गोरे एंड जयंताराव तिलक took on the responsibility of directing the movement। ये 3 लीडर्स थे जिन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली किस चीज़ की? ये मूवमेंट को डायरेक्ट करने की, उसको लीडरशिप उसकी मिली उनको। Some group who volunteered for the cause of Gova's liberation
marched to Goa under the leadership of N.G. Gore and सेनापति बप्पत। अब देखो क्या हुआ, पहले तो इन लोग ने मूवमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 लीडर्स को दिए, उसके बाद कुछ ग्रुप्स थे जिन्होंने मतलब ऐसे मतलब छोटे छोटे ग्रुप्स ही बन जाते हैं। कई लोग जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स का मोस्टली ऐसा होता है कि अगर कोई मूवमेंट चलता है तो स्टूडेंट्स लोग अपनी एक यूनियन बना के आ जाते हैं, है ना। वो फिर उसी यूनियन के थ्रू जितने स्टूडेंट्स फिर होते हैं ना, सब उसी यूनियन से रहते हैं। तो वैसे ही अभी तो गोवा की इंडिपेंडेंस चल रही है, सब पार्टी ऑर्गेनाइजेशन बनती जा रही है, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे वॉलंटियर्स थे जिन्होंने अपना छोटा छोटा ग्रुप बना लिया था। तो वो अपने ग्रुप के थ्रू से जो है गोवा की इंडिपेंडेंस में हेल्प कर रहे थे। और वो किसके किसके लीडरशिप में थी? सेनापति बप्पत। इन लोग ने एक मार्च किया था। मार्च करना किसको बोलते हैं? पैदल चल कर जाना। हाँ, एक प्रोटेस्ट के तौर पर जैसे जाते हैं लोग, जैसे अभी किसान प्रोटेस्ट हुआ था तो तमिलनाडु के किसान पैदल गए थे तमिलनाडु से दिल्ली, ये एक प्रोटेस्ट की शक्ल थी। तो ये दोनों ने, एनजी गोरे और सेनापति बप्पत ने एक लिबरेशन मार्च किया था। लिबरेशन मार्च क्या, आज़ादी के लिए जो एक ऐसा प्रोटेस्ट एक मार्च था वो। One group of those volunteers unfurled the national flag of India on the fort of Panaji। पणजी क्या है? पणजी जो है ये गोवा का कैपिटल है, याद रखना। अभी भी गोवा का कैपिटल जो है वो पणजी है, ये एरिया। There were a number of other eminent people, यानी कि अब यहाँ पर क्या बताया, अभी तो जितने लीडर्स के नाम आए वो सब तो लीडर्स थे, उसके अलावा भी बहुत से फेमस पीपल थे। जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारे उसमें ऐसा होता था कि हमेशा जो है अनटचेबल, लोअर क्लास, यही सब प्रोटेस्ट में नहीं होते थे। कभी कभी जो अपर हायर क्लास होते थे वो लोग को भी ये चीज़ समझ में आती थी कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है ये गलत है, ये सब नहीं होना चाहिए, ये सब। जैसे राजा राम मोहन रॉय हैं, ये अपर क्लास थे ना। फिर महाराज जो थे, महाराजा सयाजी राव और वो शाहू महाराज, ये सब लोग क्या थे, ये सब अपर क्लास थे, बट स्टिल इन्होंने प्रोटेस्ट किया था, मूवमेंट्स किए थे, किसके लिए? अनटचेबल्स के लिए। वैसे ही तो जो हम सोसाइटी के जो हायर पोस्ट होती थी, जैसे ज़मींदार होते हैं, ठाकुर वगैरह होते हैं, इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया था ये इंडिपेंडेंस के लिए। हालांकि इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं थी, ये लोग तो अमीर थे इतने, इन लोग को तो पैसा वैसे सब कुछ था, बट स्टिल दे पार्टिसिपेटेड बिकॉज दे न्यू दैट वी आर स्टिल स्लेव। गुलामी जो है, गुलामी का जो दाग एक लग जाता है, फिर उसमें तो सबको पिसना है, तो हर किसी ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो अभी तक जितने नाम हम लोग ने देखे वो सब तो लीडर्स थे, कि वो लोग तो पहले से ही खड़े हो गए थे। बट उसके अलावा और कौन से थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था गोवा लिबरेशन मूवमेंट में? इट इंक्लूडेड पीपल लाइक पंडित महादेव शास्त्री जोशी, शीरभाऊ लिमाय, पीटर अल्वारेस एंड सुधा जोशी। द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मोहन रानडे इन दिस स्ट्रगल इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। ये सब कुछ फेमस लोगों के नाम हैं। यहाँ पर देखो पैराग्राफ के स्टार्टिंग में लिखा है एमिनेंट पीपल। एमिनेंट का मतलब ही होता है कुछ फेमस इंपॉर्टेंट लोग जो होते हैं। He systematically began anti-Portuguese propaganda in Goa। यानी कि यहाँ पर देखो एक नाम आया है मोहन रानडे, इनका कंट्रीब्यूशन जो है बहुत बड़ा बताया जाता है। किसका? मोहन रानडे सकता है। क्यों? बिकॉज इन्होंने जो है एंटी पोर्तुगीज़, मतलब पोर्तुगीज़ को यहाँ से निकालना है, एंटी मतलब उसके अपोज करना। तो वो इन्होंने जो है क्या किया था, मोहन रानडे ने एक सिस्टमैटिकली एक प्रोटेस्ट स्टार्ट किया था, एक प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा करना क्या होता है? कोई बात को है ना पूरा फैला देना लोगों में एकदम, मतलब बोलते हैं प्रोपेगेंडा कैसे होते हैं? न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, ये सब के थ्रू होते हैं। अब उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं, तो क्या था? एक वे न्यूज़पेपर, फिर टम्पट ब्लोअर का भी यूज़ किया जा सकता है। टम्पट ब्लोअर क्या होते हैं? वो बजा बजा के जो सब जगह एरिया में, हर एरिया में जाके बोलते हैं वो सब। विद द हेल्प ऑफ आज़ाद गोमंतक दल he also started armed struggle against the Portuguese। आज़ाद गोमंतक दल ये कहाँ थी? दादरा एंड नगर हवेली की पार्टी थी। तो इसकी हेल्प से, आज़ाद गोमंतक दल की हेल्प से इन्होंने क्या किया? He also started armed struggle against the Portuguese। अभी तक तो सिर्फ प्रोटेस्ट और एग्रीमेंट यही सब साइन हो रहे हैं, अब आर्म्ड स्ट्रगल होने लगी, मतलब वेपन्स के थ्रू, हथियारों का यूज होने लगा, आर्म्ड स्ट्रगल। तो ये किसकी हेल्प से हुआ?
आज़ाद गोमंतक दल की हेल्प से हुआ। ड्यूरिंग एन अटैक ऑन अ पुलिस स्टेशन ही वॉज शॉट एंड गॉट इंजर्ड। यही इन्हीं की बात हो रही है अभी, मोहन रानडे की। अभी देखो आर्म्ड स्ट्रगल स्टार्ट हो गया है। अब अटैक कहाँ किया सबसे पहले? पुलिस स्टेशन, क्योंकि गवर्नमेंट की सबसे छोटी ऑफिस जो है समझ लो यही रहती है किसी एरिया में ना, पुलिस स्टेशन ही मेन होता है ना। हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग पुलिस स्टेशन ही जाते हैं ना, अगर सोसाइटी को लेकर ऐसी कोई प्रॉब्लम है, पुलिस स्टेशन। तो क्या किया, जो वायलेंट थे, जो लोग थे, प्रोटेस्टेंट्स थे, कहाँ गए? पुलिस स्टेशन पर अटैक किया। वहाँ पर फायरिंग में क्या हुआ, मोहन रानडे को गोली लग गई और वो इंजर्ड हो गए, जख्मी हो गए। पोर्टुगीज गवर्नमेंट केप्ट हिम इन जेल टिल 1972। पोर्टुगीज गवर्नमेंट ने उन्हें कब तक जेल में रखा? 1972 तक। कब से रखे थे उसकी डेट यहाँ नहीं बताई है। आचार्य पीके आत्रे यूज द डेली न्यूज़पेपर मराठा पब्लिश्ड बाय हिम एज अ प्लेटफॉर्म फॉर सपोर्टिंग द मूवमेंट। देखो एक और नाम आ गया, क्या है? अरे हाँ, ये पूरा नाम है, सिर्फ पीके लिखोगे तो सब रॉन्ग हो जाएगा। आचार्य पीके आत्रे यूज द डेली न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम था मराठा, कंफ्यूज मत होना। मराठा क्या था? न्यूज़पेपर था। तो इसी न्यूज़पेपर के थ्रू उन्होंने क्या किया, यही जो मूवमेंट चल रहे थे, स्ट्रगल चल रही थी, उसको सपोर्ट किया। मैंने पहले ही बताया ना कि उस टाइम सोशल मीडिया था नहीं, न्यूज़पेपर वॉज द ओनली वे जिससे आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो हर देखना ज़्यादातर लीडर्स के साथ यही है, उन्होंने अपना खुद का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया है। द स्ट्रॉन्ग पब्लिक सेंटिमेंट्स इन द मैटर ऑफ गोवाज लिबरेशन मूव्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू टू एक्ट ऑन इट। अब जब बहुत ज़्यादा, अभी इतना सब होने के बावजूद भी अभी इंडिपेंडेंस नहीं मिली है गोवा को, ओके। तो जब ये लोग इतने वायलेंट होने लगे, इतना ज़्यादा मतलब जो है बोलते ना, अब बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है तो वायलेंट हो गए, कॉमन पीपल में जो है मतलब एक बोलते हैं बेचैनी से आ गई है, एक प्रॉब्लम होने लगी अब कॉमन लोगों को भी। तो क्या हुआ, गोवाज लिबरेशन मूव्ड, गोवा की जो लिबरेशन की जो स्ट्रगल चल रही है गोवा की आज़ादी की, कहाँ पर गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास। क्यों पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास? बिकॉज ही वॉज द लीडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस ना। तो अभी सबसे बड़ी पार्टी तो इन्हीं की है, तो ये सब मूवमेंट कहाँ पर गया? तो अगर ये मूवमेंट पंडित जवाहरलाल नेहरू तक गया तो इनडायरेक्टली किस पर गया है? इंडियन नेशनल कांग्रेस पर गया है, इंडियन गवर्नमेंट के पास गया है, क्योंकि ब्रिटिशर से इंडिपेंडेंस मिल गई है तो गवर्नमेंट तो स्टेबल हो चुकी है इंडिया की। अभी तो ये सब जो एरियाज है इनको लेने की कोशिश की जा रही है ना, जो बचे कुछ हैं। तो अब अगर ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास ये इशू गया है, इनडायरेक्टली ये किसके पास गया है? गवर्नमेंट के पास चला गया, तो अब गवर्नमेंट इस पर एक्शन लेगी। A mission was planned under the code name ऑपरेशन विजय। इंडियन गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन प्लान किया गोवा के लिए, उसका एक कोड नेम दिया, क्या नाम था उस कोड? ऑपरेशन विजय। विजय का मतलब ही होता है ना सक्सेस, जीत। तो ये ऑपरेशन विजय लॉन्च हुआ, ओके। इंडियन आर्मी डिसेंडेड इन गोवा टू अकम्प्लिश द मिशन। इंडियन आर्मी को कहाँ भेजा गया? गोवा भेजा गया मिशन अकम्प्लिश करने के लिए, मतलब मिशन कंप्लीट करने के लिए। द आर्मी वॉज हेल्प बाय लोकल सिविलियंस एज वेल। लोकल पीपल भी तो यही चाह रहे थे ना कि गोवा आज़ाद हो जाए, तो लोकल पीपल ने जो है आर्मी की हेल्प की थी, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती है जो आर्मी नहीं जान पाती, लोकल पीपल को पता होती है। अब देखो क्या हुआ, they showed the army the places where the Portuguese had planted landmines. The Portuguese surrendered within 48 hours. On 19 December 1961, Goa became a part of the Indian Republic. And then underline it, the foreign rule of 450 years came to an end. देखो अभी कॉमन पीपल ने हेल्प की थी, लोकल ने कैसे हेल्प की? आर्मी को, इंडियन आर्मी को उन्होंने ये बताया कि
पोर्तुगीज ने लैंड माइंस कहाँ बिछाए? लैंड माइंस क्या होता है? वो लैंड के ऊपर जो बॉम्ब लगाते हैं पैरों को तो फट जाते हैं। वो पैर से नहीं फटते हैं। लैंड माइंस जो होते हैं वो है ना, मतलब एक नॉर्मली अगर एक फौजी जो होता है, सोल्जर भी, उसको दोनों हाथ से उसको उठाना पड़ता है बहुत ताकत लगा के, भारी होते हैं। और लैंड माइंस जो होते हैं ना, ये ज़मीन में एकदम ऐसे बस थोड़ा सा ऊपर रहते हैं। नॉर्मली अगर हम चलेंगे ना तो हमको दिखाई नहीं देंगे लैंड माइंस। और जब वो लैंड माइंस पर ना कोई भी अगर इंसान पैर रखता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। वो अलग लैंड माइंस होते हैं जिस पे आप पैर रखो और फिर उठाओगे तो फट जाएगा, वो नहीं, वो अलग होते हैं। ये लैंड माइंस जो होते हैं ना, वो जो दूसरे लैंड माइंस होते हैं ना वो दिखाई देते हैं ज़मीन पर, इंसानों वाले। बट ये लैंड माइंस जो होते हैं ना, ये दिखाई नहीं देते हैं। ये पता है कब फटते हैं? जब इस पर इतना वज़न डाला जाए जितना एक टैंक का वज़न होता है। तो अब आर्मी के पास क्या होते हैं? टैंक होते हैं। टैंक में कितनी पावर होती है? इतने, मतलब वो तोप टाइप रहता है ना, इतना फायर इतनी उससे होती है। तो टैंक को उड़ाने के लिए लैंड माइंस बिछाए जाते हैं। तो इन्होंने क्या किया लोकल पीपल ने? अब लोकल पीपल लोग तो देखते हैं, आर्मी, देखो कभी भी आर्मी जब कोई मिलिट्री वो प्लान करती है तो वैसे वहाँ लोकल लोगों को आने की परमिशन नहीं होती। बट स्टिल अगर लोकल लोगों को ये पता होता है कि यहाँ कुछ करा जा रहा है, कोई एक्टिविटी हो रही है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि क्या हो रहा है। हम लोग को भी कभी समझ में आता है, कोई अगर मिलिट्री सोल्जर आकर आपके सामने गन खोलकर गन बनाने लगेगा, आपको कुछ समझेगा वो कर क्या रहा है? वो भले ही गन बना के आपको शूट कर दे या आपको सिखाने लग जाए, कुछ भी आपको नहीं पता। वैसे ही होता था। कॉमन पीपल देखते तो सब थे बट उनको कुछ पता नहीं होता था यहाँ हो क्या रहा है। बट स्टिल कॉमन पीपल ने क्या हुआ, अब आर्मी जब आई, इंडियन आर्मी, तो वो भी यही चाह रहे थे ना कि इंडिया के कंट्रोल में आ जाए गोवा। तो उन लोग ने हेल्प की आर्मी की और बताया कि लैंड माइंस कहाँ बिछाए गए हैं। तो जब लैंड माइंस का पता चल गया तो अब आर्मी क्या हो गई? सिक्योर हो गई, उस चीज़ को लेकर अलर्ट हो गई कि हाँ इस जगह पर लैंड माइंस है, यहाँ पर हमको नहीं जाना है। और इस तरह क्या हुआ, सिर्फ 48 आवर्स यानी 2 दिन के अंदर पोर्तुगीज आर्मी ने सरेंडर कर दिया, हथियार डाल दिए कि ठीक है बाबा गोवा आपका हुआ, हम लोग को अब नहीं चाहिए, हम लोग जा रहे हैं, ऐसा। और देखो 19 दिसंबर 1961 गोवा बिकेम अ पार्ट ऑफ इंडियन रिपब्लिक। डेट याद रखना, गोवा इंडिया का पार्ट कब बना? 1961। ओके। और द फॉरेन रूल ऑफ 450 ईयर्स। ब्रिटिशर्स ने कितने साल हुकूमत की इंडिया पर? ब्रिटिशर्स ने 200 ईयर्स और पोर्तुगीज ने 4.5 साल, इनसे 200 साल ज़्यादा। मतलब इतना बड़ा रूल जो चल रहा है इतने सालों से, वो कब एंड हुआ? 1961 में। सबसे पहले भी यही लोग आए और एंड में भी यही लोग गए। ओके, नाउ हम लोग ने अभी किसकी स्ट्रगल पढ़े? अब किसकी पढ़ना है? दोनों बोला जाता है, पौंडीचेरी भी और पुडुचेरी भी।